नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में और आज की कहानी इसी कोर्ट से जुड़ी हुई है। अब से 27 साल पहले मैंने एक यहाँ पर मामला कवर किया था। मैं तब कोर्ट रिपोर्टिंग करता था आज तक न्यूज़ चैनल के लिए और उसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प केस मैंने यहाँ पर कवर किया था। ये बात साल 1999 की है। इस अदालत में एक जज साहब हुआ करते थे। रोज उनकी हेयरिंग होती थी उनकी अदालत में। अपने सामने पेश आरोपियों की किस्मत का फैसला करते थे। किसी की जमानत खारिज करते थे, किसी को जमानत दे देते थे, किसी को दोषी ठहराते थे, किसी को बरी कर देते थे। कभी वकीलों या फिर आरोपियों के गैर हाजिर होने पे उन्हें फटकारते थे और अगर वे इस कोर्ट के गलियारों में से गुजरते थे, जब चलते थे, तो लोग अदब से उन्हें रास्ता दे देते थे। सावधान की मुद्रा में एक और खड़े हो जाया करते थे। बड़ा रुआब था उनका। लेकिन एक बार कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि मुंबई पुलिस की एक टीम उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार करके इसी अदालत में एक आरोपी की तरह ले आती है और उसी कटघरे में बिठा देती है जहां बैठे आरोपियों की किस्मत का फैसला ये जज साहब किया करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक जज आरोपी बन गया? अभी इन दिनों एक मामला बड़ा चर्चा में है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के बंगले से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई, कैश बरामद हुआ, जले हुए नोट मिले और इसके बाद से बहस चल रही है कि क्या न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो गई। न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया। तो कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा हुआ था अब से 27 साल पहले 1999 में इस मामले की वजह से, जहां पर यह आरोप लगे थे कि अंडरवर्ल्ड ने न्यायपालिका के साथ या न्यायपालिका के कुछ जजों के साथ में सांठगांठ कर ली है और अंडरवर्ल्ड ने जुडिशरी में भी अपनी घुसपैठ कर ली। तो तब भी न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। दरअसल बात ऐसी है कि 90 का दशक वो दशक था जो कानून व्यवस्था के लिहाज से मुंबई पुलिस के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था। पहले जनवरी में, दिसंबर के पहले हफ्ते में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो 6 दिसंबर के बाद से दंगे शुरू हुए। उसके बाद 6 जनवरी से दंगों का दूसरा दौर शुरू हुआ 1993 में। फिर 1993 में ही मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। तो कई सारी बड़ी घटनाएं हुई और उसी दशक में, उन्हीं 10 सालों में मुंबई अंडरवर्ल्ड का खौफनाक चेहरा भी देखने मिला। तमाम बड़े गिरोहों की ओर से मुंबई में रोजाना खून खराबा किया जाता था। कारोबारियों को, मिल मालिकों को, बार मालिकों को, होटेलियर्स को, फिल्मकारों को धमकी भरे फोन किए जाते थे जबरन वसूली के लिए, करोड़ों की कमाई करने के लिए। और जब वे पैसा नहीं देते थे तो उनको गोलियों से भून दिया जाता था। पुलिस की बड़ी नक्कटी हो रही थी और ऐसे में मुंबई पुलिस ने भी 90 के दशक के मध्य में कड़ा रुख अपनाया और एक मुहिम इन अंडरवर्ल्ड गिरोहों के खिलाफ छेड़ दी और फिर एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया। पकड़ पकड़ कर गैंगस्टर्स मारे जाने लगे और कई साल तो 100 के करीब गैंगस्टर्स मारे गए इन एनकाउंटर्स में। ये पॉलिसी बड़ी विवादित थी लेकिन इसके नतीजे भी देखने मिल रहे थे। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर टूट रही थी। एनकाउंटर्स के अलावा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत भी गैंगस्टरों की गिरफ्तारियां हो रही थी, जेल में ठूसे जा रहे थे। पुलिस की मदद करते थे उनके खबरियों का नेटवर्क होता था हर पुलिस अधिकारी का, उनके जरिए गैंगस्टर्स को पकड़ा जाता था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी काम होता था। मोबाइल फोन, लैंडलाइंस के फोन, ये सारे फोन टेप किए जाते थे, पुलिस की ओर से सुने जाते थे। अब होता यह है कि एक बार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एसीपी अंबादास पोटे, उनके हाथ एक ऐसी बातचीत लगती है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बातचीत अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और इस अदालत में काम करने वाले एक एडिशनल सेशंस जज के बीच की होती है और उस बातचीत में एक बिचौलिया भी होता है, एक वकील भी होता है जिसका नाम था लियाकत शेख।
और उस बातचीत का लब्बो-लुआब कुछ ऐसा था कि अंबादास पोटे बड़े परेशान हो जाते हैं। दरअसल मामला बड़ा दिलचस्प था। जज का काम क्या होता है? लोगों को इंसाफ देना, न्याय देना। लेकिन इस मामले में जज खुद अपनी खातिर न्याय मांगने के लिए एक अंडरवर्ल्ड डॉन का दरवाजा खटखटा रहा था, उससे न्याय मांग रहा था, उसकी अदालत में चला गया था। दरअसल होता यह है कि ये जो जज साहब थे, इनका ये कहना था, इन्होंने छोटा शकील को बताया कि एक चिटफंड चलाने वाली कंपनी के आदमी ने इनके रिश्तेदारों के कुछ 40 लाख रुपए ले लिए थे और वो रुपया ये वापस हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो आदमी दे नहीं रहा था। तो इसके लिए वे छोटा शकील की मदद चाहते थे कि वो पैसा वापस रिकवर हो। बड़े परेशान लग रहे थे। अब छोटा शकील ऐसा मौका क्यों छोड़ता? अच्छा, इन जज के बारे में ये भी बता दूं कि इन्हीं जज के सामने छोटा शकील गिरोह के पकड़े गए कई शूटरों के मुकदमे भी चल रहे थे। पुलिस पकड़ती थी तो जिन जजों के सामने उनको पेश किया जाता था, उनमें से एक ये जज भी थे। तो छोटा शकील के लिए तो एक सुनहरा मौका था। उसने कहा ठीक है, आपका काम कर देंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे? देखिए पुलिस कितना अत्याचार कर रही है। पुलिस हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रही है। आज उठाकर ले जाती है और कल लाश हाथ में दे देती है, फर्जी एनकाउंटर करती है। आपको कुछ करना चाहिए। और कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए, प्रदीप शर्मा और दया नायक जैसे अधिकारियों के, जिन्होंने कि छोटा शकील गिरोह के कई सारे गैंगस्टर्स के एनकाउंटर किए थे। बोला आप इनके खिलाफ कुछ कीजिए। तो ये जज साहब बड़ी सहानुभूति जताते हैं और बोलते हैं आप सही कह रहे हैं और ये पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी अदालत के सामने जब इनके मामले आएंगे तो मैं जरूर कार्रवाई करूंगा। तो ये पूरी बातचीत पेश की जाती है डी शिवानंदन के सामने। अंबादास पोटे भागकर डी शिवानंदन के पास आते हैं, जो उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे। और वो भी जब इस बातचीत को सुनते हैं तो एकदम शक्ति में आ जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है। और फिर और जब कन्वर्सेशंस आते हैं तो एक उसमें बातचीत ऐसी होती है जो कि छोटा शकील और वकील लियाकत शेख के बीच होती है। और उसमें छोटा शकील लियाकत शेख को बताता है कि उस जज ने जो 40 लाख रुपए, बड़ा काला कोट कहता है, इस जज को रिफर करते हैं बड़ा काला कोट के नाम से, कि वो जो बड़ा काला कोट का काम था वो आधा हो गया है, 40 में से 20 लाख रुपए ले लिए और बाकी का पैसा भी आ जाएगा। तो भाई ये जो पूरी बात थी, इसको सुनकर गुस्से से तमतमाए डी शिवानंदन बोलते हैं कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा जाता है, वो पूरी बातचीत सुनाई जाती है। वे भी भड़क उठते हैं और कहते हैं इस तरह के जज को तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी कि मकोका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि उस जज की गिरफ्तारी हो पाती, इस मामले की एक अहम कड़ी वकील लियाकत शेख, उसकी हत्या हो जाती है गोरेगांव रेलवे स्टेशन के बाहर 1999 में। मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर का महीना होगा, उसको भून दिया जाता है। मैंने जो शुरुआती शूटआउट्स कवर किए थे उनमें से एक ये शूटआउट था। दूसरी तरफ जब अपने खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की भनक इन जज साहब को लगती है तो ये जज साहब फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब पुलिस देश भर में इनको ढूंढने के लिए मशक्कत करती है, लेकिन 2-3 महीने तक ये जज साहब हाथ ही नहीं आते। फिर मार्च 2000, अगर मुझे सही से याद है, मार्च 2000 में ही 20 मार्च की तारीख होगी शायद वो, तब ये जज साहब पकड़े जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके इसी सेशंस कोर्ट में लाया जाता है। इस बीच उनको जुडिशियल सर्विस से, न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है उनको बतौर जज। अब यहां पर करीब साल 1.5 साल तक मुकदमा चलता है। स्पेशल MCOC कोर्ट
कि जज अभय ठिप्से के सामने पूरा मुकदमा चलता है। और जब फैसले की तारीख मुकर्रर होती है तो उस वक्त अदालत में काफी भीड़ होती है। मैं भी अदालत में मौजूद था और सभी को लग रहा था कि आज बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आने वाला है कि अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने के आरोप में या अंडरवर्ल्ड से साठगांठ के आरोप में एक जज को सजा सुनाई जाएगी। अच्छा, इस बीच में मुंबई पुलिस को यह भी पता चलता है, जब पुराने केसेस, पुराने ऑर्डर्स खंगालती है मुंबई पुलिस उस जज की ओर से पास किए गए, तो ये पता चलता है कि उस जज ने छोटा शकील के 2 शूटरों को छोड़ दिया था, बरी कर दिया था। तो बड़ा ही गंभीर आरोप होता है इनके खिलाफ। अब जब मुकदमा पूरा होता है, फैसले की घड़ी आती है, लोग इंतजार में होते हैं कि क्या आज जज साहब को फैसला सुनाया जाएगा जज साहब के खिलाफ और इनको जेल भेजा जाएगा। तो जब फैसला आता है तो सभी चौंक जाते हैं। फैसले में जज अभय ठिप्से इन जज को बरी कर देते हैं सबूतों के अभाव में। अदालत अपने फैसले में यह पाती है कि जो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया गया था छोटा शकील और जज के बीच या उस वकील के बीच में, वो कानूनी तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। वो इंटरसेप्शन के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए थी वो प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई थी। ये पहली बात। दूसरी बात की इस मामले में जज और छोटा शकील के बीच अहम कड़ी वो वकील था लियाकत शेख। उसको अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी होती थी, तो उसका बयान था नहीं जो कोलैबोरेट करता इन दोनों के रिश्ते। और तीसरी अहम बात की उस जज की स्टेनो, जिसने कई साल तक उस जज के साथ काम किया था और जिसने आवाज की पहचान की थी उस टेप को सुन के कि हाँ ये जज साहब की आवाज है, वो स्टेनो अदालत में हॉस्टाइल हो जाती है, अपने बयान से मुकर जाती है। तो 3 ऐसे बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जज बरी हो जाते हैं। तो खैर जज तो बरी हो गए, लेकिन ये मामला इस कोर्ट के इतिहास में दर्ज है और ये बताता है कि अंडरवर्ल्ड की पहुंच, अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ इस कदर तक हो गई थी हमारी न्यायपालिका में। इन जज के अलावा भी 1-2 और जजों के नाम आए थे अंडरवर्ल्ड के साथ में जिनके रिश्ते थे। और ये भी सोचिए कि एक जज को जो दूसरों को न्याय देता है, खुद के लिए न्याय हासिल करने की खातिर अंडरवर्ल्ड की अदालत में जाना पड़ा। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज। नमस्कार।